देखिए, वैसे तो इंडिया में जुआ खेलना या सट्टा लगाना इलीगल माना जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस आई और जो लोग सट्टा खेल रहे थे उन्हें पकड़ कर ले गई। जो लोग क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर जेल में डाल देती है। जहाँ सट्टा लगाने का कोई एक तरीका आपको इलीगल दिखेगा, वहीं उसी के सिमिलर कॉन्सेप्ट लीगल बनता जा रहा है। आप सब लोगों के पास वो तमाम तरीके के ऐड तो पहुंच ही रहे होंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि आप 29 रुपए या 49 रुपए लगाकर लाखों या इवन करोड़ों तक जीत सकते हो। और इन सब चीजों में हमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि एक समाज के तौर पर हमारे यहाँ जुआ खेलने की जो परंपरा है वो बहुत समय पहले से चली आ रही है। महाभारत में युधिष्ठिर भी इसी किस्म के एक खेल का हिस्सा बने थे, जहाँ वो सब कुछ हार जाते, इवन अपनी पत्नी भी। पर इस समय तक जुए को एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता था, पर आगे चलकर इसकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बनती गई समाज में। 16th सेंचुरी में मुगल्स आए और उनके समय में भी जुए की कई सारी नई फॉर्म्स आई। जैसे अकबर जो मुर्गों की लड़ाई होती है उस पर जुआ लगाना बहुत पसंद करते थे। और उसके बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स आते, उन्होंने ये 1977 में हॉर्स राइडिंग इंट्रोड्यूस की, क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया और लोगों ने क्रिकेट और हॉर्स राइडिंग में भी सट्टा लगाना शुरू किया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने गैम्बलिंग हाउस बना दिए जहां सब लोग इकट्ठा होकर जुआ खेलते थे। इन गैम्बलिंग हाउसेज के साथ दिक्कत ये होने लगी कि इसमें लड़ाई झगड़े के इतने केसेस आने लगे कि चीजें ब्रिटिशर्स के हाथ से बाहर होने लगी। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 25 जनवरी 1867 को द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया और यही आगे चलकर इन सब चीजों की जड़ बनता है। आज जब इंडिया में गैम्बलिंग को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया यही कानून चल रहा है। ये जितने भी फैंटेसी ऐप है, सट्टा लगाने की ऐप है, वो इसी कानून के आड़ में चल रहे हैं। ये कानून बेसिकली गैम्बलिंग हाउसेज को रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि लोग गैम्बलिंग हाउसेज में जाकर जुआ न खेले, सट्टा न लगाए। उस पर्टिकुलर टाइम तक इंटरनेट नहीं था, इसलिए जो ऑनलाइन गेम्स है, जो फैंटेसी ऐप है, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं इस एक्ट में। और इसे एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में ये भी मेंशन कर दिया गया है कि जो स्किल बेस्ड गेम है वो खेले जा सकते हैं, वो पूरी तरीके से लीगल है। पर इस एक्ट में ये डिसाइड नहीं किया गया है कि गेम ऑफ चांस क्या है और गेम ऑफ स्किल क्या है। और इसी वजह से डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ती गई, क्योंकि कानून वही पुराना था और टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही थी। देखिए, हर गेम में कहीं ना कहीं लक या चांस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी क्लियरिटी दी कि इसी गेम में अगर लक डोमिनेट कर रहा है तो वो गेम ऑफ चांस होगा, और किसी गेम में अगर स्किल डोमिनेट कर रही है तो वो गेम ऑफ स्किल होगा। कोर्ट्स में केस बाय केस गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की जद्दोजहद तो चली रही थी। इसके बाद ये रहता है 1968। इस समय के सत्यनारायण नाम का एक आदमी रमी क्लब चला रहा था। इस रमी क्लब पर जब पुलिस ने रेड मारी तो पुलिस ने कहा कि ये इलीगल इंडियन लॉ के हिसाब से। के सत्यनारायण पुलिस को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो रमी क्लब वो चला रहे हैं वो इंडियन लॉ के हिसाब से लीगल है, वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं। पुलिस इस बात को नहीं मानती और ये केस कोर्ट में जाता है। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो रमी ऐप है, इसमें खेलने के लिए आपको पत्ते याद रखने होते हैं, किस टाइम पे कौन सा पत्ता फेंकना है ये भी याद रखना होता है। के सत्यनारायण ये केस दिए जाते हैं और उस टाइम से रमी ऐप को पूरे इंडिया में लीगल कर दिया जाता है। हालांकि कुछ स्टेट में अभी भी ये इलीगल है। और इस केस की वजह से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि एक ट्रेंड सा बन गया है कि किसी भी गेम को किसी भी तरीके से आप गेम ऑफ स्किल प्रूव कर दो, उसके बाद वो लीगल हो जाएगा। इसके बाद लोगों के पास जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सेस आया, स्मार्टफोन का एक्सेस आया, फैंटेसी ऐप के रूप में एक नए तरीके की गेमलिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई। एक फैंटेसी ऐप में होता है क्या है, मान लीजिए दो टीमों का मैच चल रहा है, उसमें 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों में खेल रहे हैं, टोटल 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसमें से आपको 11 खिलाड़ी पिक करके अपनी एक टीम बनानी होती है और वो टीम रियल प्लेयर्स के साथ कनेक्ट होगी। जैसे जैसे रियल प्लेयर की परफॉर्मेंस होगी उसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। चलिए समझते हैं इन फैंटेसी ऐप का रेवेन्यू मॉडल क्या है और किस तरीके से आपके साथ स्कैम हो रहा है। मान लीजिए किसी फैंटेसी ऐप पर 5 लोगों ने टीम बनाई, पांचों ने 100 रुपए लगाए, टोटल इकट्ठा हुआ 500 रुपए। इसमें सबसे पहले लगेगी 28% जीएसटी, उसके बाद अमाउंट बचेगा 360 रुपए और इसमें से भी 20% के आसपास कंपनी अपना प्रॉफिट रख लेती है। उसके बाद रुपए बचता है 288 और ये भी पूरा प्लेयर को नहीं मिलता। इसमें जब क्रेडिट होता है तो 30% का टीडीएस देना होता है गवर्नमेंट को और इसमें सबसे ज्यादा मोटा अमाउंट है वो गवर्नमेंट कमाती है जीएसटी और टीडीएस से। हमने केवल 500 रुपए के एग्जाम्पल से समझा, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, हजारों करोड़ में जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन क्रिकेट टीम के हर एक इंटरनेशनल मैच में 1500 करोड़ रुपए लगे। ये तो केवल एक मैच की बात है। फैंटेसी ऐप का 2024 का रेवेन्यू 8800 करोड़ रुपए था। क्रिकेट के हर एक मेगा इवेंट में रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते और
₹49 की एंट्री फीस से कैलकुलेट करें तो 73 करोड़ रुपीस इकट्ठा होता है। इस 73 करोड़ में से लगभग 33 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट कमाती है जीएसटी और टीडीएस को मिलाकर, और 10 करोड़ के आसपास एक फैंटेसी ऐप कमाता है। ये जो भारत के बेरोजगार युवाओं को ₹49 की टीम बनाकर 1 करोड़ या 3 करोड़ रुपया बनाने का सपना दिखाया जाता है, ये समाज की निराशा को व्यक्त करता है। ये दिखाता है कि हमारे समाज के युवा है वो कितने निराश है। उनको लगता है कि ₹49 लगाकर 1 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है। हर मैच में इक्का दुक्का जीतता है, इसके बदले में 1.5 करोड़ युवाओं का पैसा और टाइम बर्बाद होता है। इन फैंटेसी ऐप का इतना एडिक्शन हो गया है कि लोग अपना ऑफिस का काम बीच में छोड़कर टीम बनाने में लग जाते हैं। एक आदमी टीम बनाने के बाद कितना भी बोरिंग मैच हो उसको देखता है। उसके द्वारा टीम में लिया हुआ कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता है तो उसका एक्साइटमेंट इस लेवल पर हो जाता है कि जैसे 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये भी बेवकूफी करते हैं, वो 10-12 टीम लगाते हैं। उन्हें लगता है कि 10-12 टीम लगाने से जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 1 लाख टीम भी लगा ले तो आपके जीतने के चांस नए के बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों टीमों के 22 प्लेयर होते हैं और 22 प्लेयर के 7 लाख कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसमें भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के 102 कॉम्बिनेशन होते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 7,75,97,520। अब अंदाजा लगा लीजिए कि इतने कॉम्बिनेशन में आपकी टीम सी उसके कितने चांस है। आप ऐसे समझिए एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के ज्यादा चांस होते हैं एक फैंटेसी ऐप पर आपके जीतने से। आप एक टीम बनाकर सिर्फ अपना पैसा नहीं लगाते, उसमें टाइम भी जाता है। एक टीम बनाने के बाद आपके ज्यादा चांस होते हैं कि आप उस मैच को ज्यादा देखें। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां एक के बाद एक लगातार फेल होती जा रही है, वही फैंटेसी ऐप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़े बड़े क्रिकेट स्टार सेलिब्रिटी से ऐड करवाते हैं, उन्हें पैसा देना होता है। बीसीसीआई से तरह तरह के राइट्स लेने होते हैं, उसको पैसा देना होता है। गवर्नमेंट को भी पैसा देना होता है। बीसीसीआई, गवर्नमेंट, क्रिकेट स्टार, सेलिब्रिटी को ऐड करवाने के लिए सबको पैसा देना होता है। उसके बाद भी ये प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं। ये वही ₹49 है जो आप अपनी मेहनत की कमाई या आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई से लगाते हैं। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसकी टिकट साइज बहुत छोटी है। 49-29 में आप टीम बना सकते हैं। इसमें एक साथ पैसा नहीं लगता, इसलिए आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे जेब काटी जाती है। और ये बार बार दावा करते हैं कि खेलो दिमाग से ताकि ये कोर्ट में जाए तो ये गेम वो इसके बताए, पर वास्तविकता ये है कि इसमें कोई भी स्किल यूज नहीं है। अगर सिर्फ पिच की कंडीशन पता होने से मैच को जीता जाता तो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ये क्यों नहीं जीत पा रहे। इसमें कोई रैंडमली बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कोई आदमी क्यों जीत रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको इसका एडिक्शन नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया है कि इन एप्स का जो एडिक्शन है वो शराब के एडिक्शन के बराबर है। आपको बार बार बड़े बड़े क्रिकेट स्टार और सेलिब्रिटीज आकर ये कहते हैं कि खेलो दिमाग से, एक्चुअली वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं। बड़े क्रिकेट स्टार और सेलिब्रिटीज का कुछ नहीं जाता, उनको करोड़ों रुपया मिलता है एक ऐड करने का।